जनरल हडसन 21 सितंबर 1857 को अपनी फौजी टुकड़ी के साथ हुमायूं के मकबरे पहुंचता है। बहादुर शाह जफर हडसन को हथियार डालने की शर्त क्या तय हुई है उसे पढ़कर सुनाने को कहते हैं। हडसन कहता है, अंग्रेजी सरकार की तरफ से आपकी बेगम, बेटे और बेगम के वालिद की जिंदगी को कोई खतरा नहीं है। वो उन्हें जिंदगी बख्शने का यकीन देता है। ये सुनकर बहादुर शाह जफर अपना हथियार हडसन को सौंपते हैं और अपनी फौज को भी हथियार डालने का हुक्म देते हैं। रुद्रा, आजकल तुम इतने बदले बदले से क्यों दिखाई देते हो? Is everything all right? तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल सही है। What do you mean? I mean, मैं अपना प्ले लिखने में इतना डूब चुका हूँ कि मुझे कुछ नजर ही नहीं आता। वाह, क्या बात है मेरे दोस्त। और जानते हो सारा, पहली जंग आज़ादी में बहादुर शाह जफर के साथ जो सलूक किया अंग्रेजों ने, उसको पढ़कर तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अपने मुल्क के लोगों के साथ गैर मुल्की ताकत का इतना घिनौना सलूक, यकीन नहीं होता ना। अंग्रेज़ों के लिए बहादुर शाह ज़फ़र ज़ाहिर है गले की हड्डी होंगे। जब तक बहादुर शाह ज़फ़र रहते उनके पास कुछ था नहीं। उनके पास ना फ़ौज थी, ना पैसा था, ना क़ुव्वत थी। बहुत ज़ईफ़ हो चुके थे और सब मानते हैं कि जो मुग़लिया सल्तनत थी वो सिर्फ़ सुकड़ के लाल किले की दीवारों के अंदर रह गई थी। इतनी महदूद हो गई थी मुग़लिया सल्तनत जो कभी पूरे हिंदुस्तान के ऊपर राज करते थे। लेकिन उसके बावजूद अंग्रेज़ ये समझ गए थे कि एक ऐसा सिंबल है, ये हिंदुस्तान की शख्सियत और हिंदुस्तान के जज्बे का एक सिंबल है। इसको हम नहीं ख़त्म कर पाए और इसको हम नहीं मिटा पाए तो हिंदुस्तान की ये जो तहरीक है ये चलती रहेगी। शायद यहाँ से दूर चले जाएं, इनको हम एग्ज़ाइल कर दें, कहीं और किसी मुल्क में चले जाएं तो लोग इनको भूल सकते हैं, भूल जाएंगे और फिर हमारा कब्ज़ा जो है वो बना रहेगा। यार रुद्रांशु, तेरी कोशिश बहुत अच्छी है, ऐसा ही होना चाहिए। हाँ, जो सच्चाई है उसे दुनिया के सामने तो लाना ही पड़ेगा ना, वरना लोगों को पता कैसे चलेगा कि हकीकत क्या है। अब देखो मैं अपने मकसद में कितना कामयाब होता हूँ। तुम्हें कामयाबी ज़रूर मिलेगी, I know it। लेकिन आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफर से गुफ्तगू के तजुर्बे से मुझे कामयाबी मिलेगी, मुझे अपने मकसद में कामयाबी मिलेगी। खुदा, तुम ऐसी परेशानी के आलम में क्यों मुब्तला हो? बैठो बैठो। जी शुक्रिया जहाँपना। मुझे तो लगा था कि आपसे मुलाकात हो पाएगी कि नहीं। ऐसा क्यों लगा? मालूम नहीं। देखो, पहले पहल में या यूं कहिए शुरू में कई एक ऐसी बातें होती हैं जो किसी की समझ में नहीं आती। हम अपनी कहानी शुरू करें। हिंदुस्तान की तलाश की कहानी है? नहीं, हाँ मेरा मतलब है कि हिंदुस्तान की तलाश, मेरा मतलब है कि आपकी नज़रों में हिंदुस्तान कैसा है और आपने उसको किस तरह से समझा। ठीक है, ठीक है। शुरुआत में कोई बात समझ नहीं आती, मतलब हिंदुस्तान की तलाश आखिर है क्या? मुगल शहंशाहों की नजरों में हिंदुस्तान आखिर क्या था? उन्होंने इस मुल्क को क्या समझा था? एक खास मुल्क या फिर सिर्फ मुगल सल्तनत? मुगल सल्तनत के कायम होने से पहले भी हमारा ये मुल्क मौजूद था। यही वजह है कि मुगलों ने जोश व खरोश के साथ इस मुल्क से रिश्ता कायम किया था। मुगल सल्तनत का हिस्सा बन जाने के बाद इस मुल्क में खूब तरक्की हुई, एक नई शान और शौकत का इजाफा हुआ। हर तरफ एक नया माहौल देखने को मिला। राजपूताने
और सरजमीन दक्कन ने अपनी शानदार खिदमात से नवाजा, इसमें कोई शक नहीं कि तारीख की जो नई सोच है उसके मुताबिक मुगलों की इस मुल्क से जुड़ाव की वजह थी कि कई जगहों ने एक इकाई की सूरत ममलुकत हिंदुस्तान की शक्ल इख्तियार कर ली। ये बेशक एक बड़ी तब्दीली थी, इसे फरामोश नहीं किया जा सकता, और इस तब्दीली की वजह सिर्फ और सिर्फ मुगल हुक्मरान थे। बरखुरदार एक बात है जो माननी पड़ेगी, बल्कि पूरी दुनिया को माननी पड़ेगी। कौन सी बात जहाँपनाह? शहंशाह जहांगीर के बाद हिंदुस्तान ने बहुत तरक्की की। अवाम और हुक्मरान दोनों खुद हिंदुस्तान को बेहतर बनाने में मसरूफ हो गए। बादशाह अवाम से मिलने लगे, अवाम के लिए दरबार लगाया जाने लगा। खुद बादशाह ने अवाम की फरियादें सुनी और उनकी तकलीफों को दूर करने की पूरी कोशिश की। इस तरह से अवाम और बादशाह के बीच यकीन और एतमाद में इजाफा हुआ। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। यहाँ तक कि बादशाह भेष बदल कर बाजार की सैर करने लगे, ताकि अवाम उनके बारे में क्या सोचती है वो अपने कानों से सुने और अपनी आंखों से देखे। हाँ भैया, क्या तुम बकरियां फरोख्त करते हो? नहीं, गधे फरोख्त करता हूँ। क्या मियाँ? अरे कोई शख्स यूं भी तो कह सकता है कि ये गधा बकरियां फरोख्त करता है। लेकिन उनसे ये मत कहना कि तुम अपने भाई को ढूंढने आए हो। आप कैसी बात करते हो मियाँ? अरे मिर्जा साहब, यहाँ से भी कुछ ले लीजिए। क्या तुम खुद बिकने वाली चीज हो? ये क्या बेहूदगी है? मैं तुम्हारी शिकायत बादशाह सलामत से करूंगा। दरबार में हम तुम जैसों के लिए वक्त कहाँ है? बादशाह सलामत हो अपनी बेगम मुमताज महल का शोक मना रहे हैं। क्या ये बात दुरुस्त है? सुनने में आया है कि बादशाह सलामत अचानक कमजोर लगने लगे। अब हम यहाँ कैसी बात करते हो? मैं भी बूढ़ा हो गया होता अगर मेरे ये बाल सफेद हो गए होते। मुगलों की एक बड़ी खास बात थी कि वो हर किस्म की मुखालिफत को पहले अच्छी तरह से समझते थे, उसको बर्दाश्त करते थे और फिर कोई कार्रवाई करते थे। इसकी ढेर सारी दास्तानें मौजूद हैं। अच्छा। और इसके अलावा नस्ली फासला और तशद्दुद के लिए वो एहसास से नदामत करती थी, तो फिर अपने आप को हुकूमत चलाने वालों के शिकंजे से बाहर आने का जज्बा रखते थे और अपने आप को रूहानी रिवायत में घुल जाने की ख्वाहिश रखते थे। ये ख्वाहिश, ये जज्बा मुगलों के दौर में बखूबी पाई जाती थी, और यही वो जज्बा है, यही वो ख्वाहिश है जिसकी हिफाजत हर दौर में ज़रूरी समझी जाती है और जिसके लिए ख़ास इंतज़ामात भी किए जाते हैं। और ये इंतज़ामात कुछ लोगों को अच्छे नहीं लगने लगे और फिर उन्होंने उनकी मुखालिफत करनी शुरू कर दी। पर खुदा रे बात बताओ, मेरी बातें कुछ समझ आ रही हैं कि नहीं? जी जहाँपनाह बिल्कुल समझ आ रही है। कि ये बातें बहुत जरूरी है, क्योंकि अब तुम तलाश हिंद के सफर पर हो और आपकी नजरों और जहन से हिंदुस्तान की तलाश की ख्वाहिश रखता हूँ। मुखालफत को अच्छी तरह समझना और अपने फायदे के लिए सियासत करने वालों पर शिकंजा कसने का जज्बा मुगल दौर की तारीख में हुमायूं और अकबर की शख्सियत में खूब पाया जाता है। मुगल दौर की तारीख में ये बातें दर्ज हैं।
इसके साथ ही मुगल सल्तनत के दूसरे बादशाह जहांगीर में भी ये खूबी अच्छी तरह से मौजूद थी और ये सिलसिला शाहजहां और औरंगजेब की शख्सियत में भी कहीं ना कहीं मिलता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और इसी तरह आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की शख्सियत भी इससे अछूती नहीं रही। तारीख के औराक गवाह हैं, इस जज्बे की हिफाजत भी ज़रूरी थी और मुग़ल दौरे हुकूमत में इसकी हिफाजत के लिए हमेशा ज़रूरत के मुताबिक मुनासिब कार्रवाई भी की गई। जाओ, चले जाओ यहाँ से। जहाँ बना आपका ही रोज से सोगवार है। लोग सवाल कर रहे हैं कि तुम्हारे वली सल्तनत के बाल क्यों सफेद हो गए हैं। आलम पना, मेरी आपसे गुजारिश है, मायूसी और बेजारी को खत्म कीजिए। आलम पना, आपकी सल्तनत को आपका इंतजार है, आपकी रियाया आपके दीदार के लिए बेताब है। हम उनसे जरूर मुलाकात करेंगे। हमें मालूम है कि हमें यह करना चाहिए, लेकिन सबसे पहले हमें बेगम मुमताज महल के लिए एक शानदार आरामगाह की फिक्र करना चाहिए। और ये आरामगाह मामूली पत्थरों की नहीं बल्कि मकराना के संगे सफेद की होनी चाहिए, खालिस संगे सफेद की। जा बना, तुर्की से सिराज तक के दुनिया के बेहतरीन माहिरीन तामीराते तलाश करके लाएंगे ताकि आपके ख्वाब को एक खूबसूरत लाफानी शक्ल दी जा सके। हाँ, हमें मालूम है कि यह इमारत जल्दबाजी में तामीर नहीं की जा सकती। हमें इसके लिए अपनी पूरी जिंदगी वक्फ करनी होगी। पितरे मोहतरम, आलमपना, आप न सिर्फ हमारी ताकत है बल्कि हमारी वाहिद उम्मीद भी। हम आपको इस कदर टूटा और बिखरा हुआ नहीं देख सकते। खुदा न खास्ता अगर आपको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? वो इस बात से बखूबी वाकिफ थी कि ऐसा सब कुछ होगा। हालात का पहले ही से अंदाजा था उन्हें। हम ही ने उनकी बातों का यकीन नहीं किया। लेकिन क्या इसे शिकस्त आखिर मान लिया जाए? ये शिकस्त नहीं आलमपना, ये तो खुदा की मर्जी है। खुदा ये सब कुछ क्यों करता है? उन्हें हमें एक सल्तनत अता की, लेकिन हमसे हमारी खुशियां छीन ली। शायद ये शहरयार, दावर बख्श, गोहरस्प और दानियाल के बेटों की पेशागाही थी जिन्हें हमने अपनी सल्तनत के लिए कुर्बान कर दिया। लेकिन हमें ये शानो शौकत झूठी मालूम होती है। हुक्मरानी करने में हमें कोई सुकून महसूस नहीं आता। दुनिया को छोड़ देने वाले एक मामूली से शख्स की छोटी सी कुटिया भी हमें इससे बेहतर सुकून फराहम कर सकती है। हमारे अंदर किसी खुशी का एहसास बाकी ही नहीं रह गया। लेकिन अब्बा हुजूर, फिर संगमरमर का मकबरा कैसे तामीर किया जाएगा? आपने तो कहा था कि हमारी आपकी प्यारी मुमताज महल सफेद संगमरमर के जबान में हमें कोई कहानी सुनाएंगी। अभी तो वो बुरहानाबाद में आराम फरमाएंगे, फिर उसके बाद दरियाए जमुना के किनारे आगरे में, जहां जन्नत जैसा नजारा होगा, शानदार सरसब्ज शादाब बागात और आबे हयात की बारिश करने वाले फव्वारे जहां की रौनक बढ़ाएंगे। लेकिन हमें अभी जिंदा रहना है, जिंदा रहना है हमें।
शाहजहां ने अपनी मोहब्बत का ऐसा इजहार किया जिसे आज भी दुनिया याद रखती है। उन्हें तामीरात का बहुत शौक था, इसलिए इतने चंद दिनों में उन्होंने इतनी तामीरात की। अब ये किसी और बादशाह के हिस्से में नहीं आई, और आती भी कैसे? हर बादशाह शाहजहां नहीं हो सकता। उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में बहुत सारी तारीखी इमारतों की तामीर करवाई, और उनमें से एक लाफानी और आलमी इमारत है ताजमहल, जिसकी तामीर को उन्होंने अपनी जिंदगी में ही मुकम्मल करवाया। और उनकी बनाई हुई दूसरी तारीखी इमारत है हमारी दिल्ली का लाल किला। वाह वाह वाह! ताजमहल एक खास संगमरमर से बनाया गया था, और लाल किला एक उम्दा मेयार के लाल पत्थर से। ताजमहल में उन दोनों के यानी कि शाहजहां और उनकी बेगम मुमताज महल के मकबरे हैं, और लाल किले में शाहजहां की हुकूमत की शान का मकबरा, शाहजहां की हुकूमत की शान का मकबरा। शाहजहां सोचते थे कि अगर वो शहंशाह नहीं बने रहे तो ताजमहल को कौन बनवाएगा, इसलिए फौरन समरकंद और बुखारा को दरियाफ्त करते हैं। अपने उन बेटों का हाल पूछते हैं जिन्होंने उन इलाकों को दोबारा फतह करने के लिए रवाना किया था। उज़्बेकों और तुर्कमानों पर हुकूमत तो की जा सकती थी, लेकिन उन्हें काबू में रखना मुश्किल था। खाना पीना दस्तयाब न होना और न ही वसाइल। मुगल फौजों को वहां परेशानियां आ रही थीं जहां से वो आए थे। उनके वक्त ने सब कुछ तब्दील कर दिया था। जहां कल तक मुगल के अजदाद खेला करते थे, वो जगह आजकल एक बिल्कुल अलग थलग और सुनसान जगह बन के रह गई थी। शाहजहां तक आकर मुगलों ने हिंदुस्तान के अलावा किसी और वतन को याद भी नहीं रखा था। इसलिए तो उज़्बेक और तुर्कमान को उसकी अपनी हालत पर छोड़ देने का इरादा किया, और ये हुक्म दिया कि हमारी ये सरजमीन यानी हिंदुस्तान महफूज रहना चाहिए। उन्हें उनका ज़मीर हमेशा कचोटता कि किसका खून बहा रहे हो, अपने हमवतनों का। उन्हें ऐसा एहसास होता कि उनका ज़मीर उन्हें उनकी खामियों की सज़ा दे रहा है, और शाहजहां सब कुछ छोड़कर अपने ख्वाब की ताबीर में लग जाते हैं। प्यारे परेशान हाल शहजादे की क्या खबर लाए हो? आलम पना, शहजादे आपके शुक्रगुजार हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि शमशीर आलमगीर के मुस्तहक वही है। तो क्या वो अपने इस अलील बाप को देखने भी ना आएंगे? आलम पना, गुस्ताखी माफ फरमाइए। शहजादे ने इस किले को 2 तोपों के निशाने पर ले रखा है। अब आपकी यहाँ सिर्फ जाती चीजें रह जाएंगी। उन्होंने आपके सोने के दानों वाली तस्बीह के बारे में खास तौर पर कहा। नहीं, कभी नहीं। जाओ और जाकर उससे कह दो कि शहंशाह शाहजहां ने 2 गज जमीन अपने लिए ताज में मखसूस कर ली है, और वो तस्बीह हमारे साथ हमारी ही कब्र में जाएगी। जाओ उससे कह दो। तुम्हारा भाई और बेगम मुमताज महल का बेटा तो है, लेकिन हमारा नहीं। खुदा का करम है कि बेगम मुमताज महल ये सब देखने के लिए जिंदा न रही। लेकिन
जब तक आप यहाँ हैं, वो यहाँ दाखिल नहीं हो सकते और ना होंगे। वो इस किले के बाहर अपनी ताकत के बल पर हुक्मरानी कर सकते हैं, लेकिन इन दीवारों के अंदर आपको ललकारने की जुर्रत कोई नहीं कर सकता। इसका मतलब है अपने बेटे का कैदी होना। लेकिन वो भी एक सफ़ा ज़मीर के कैदी बन जाएंगे। वो भी आसानी से सांस नहीं ले सकेंगे। वक्त के तराजू का पल्ला किसी भी तरफ झुक सकता है। ये औरंगजेब अपने पोतों को क्या कहानियां सुनाएगा? हम अपनी बेटियों के लिए कितने लापरवाह हैं। बावजूद इसके इस मुसीबत की घड़ी में तुम हमारे साथ हो। नहीं मेरे मेहरबान शहंशाह, मेरे वालिद मोहतरम, आपकी मोहब्बत मेरे लिए बेशकीमती है। अब वक्त का जो भी फैसला हो वो हमें मंजूर है। आपने जो कुछ भी किया वो वक्त का तकाजा था। अब लोग आपकी हिफाजत को नहीं आएंगे, वो आपको कमजोर समझते हैं, लेकिन वो किसी ऐसे बादशाह को भी कबूल नहीं करेंगे जिसके हाथ अपने बाप के खून से रंगे हों। अब आपको एक अलग थलग तन्हा मकाम पर जिंदा रहना होगा। अरे कोई शहजादे दाराशिकों के बारे में भी तो इत्तला दो। आलम पना, मैं तो सिर्फ एक पैगाम्बर हूं। शहजादे अपनी शिकस्त के बाद अपनी शक्ल आपको नहीं दिखाना चाहते। अपनी हमामे से भरे मौत के खौफ से वो किसी नामालूम मुकाम की तरफ चले गए हैं। तो क्या हमें हमारा जनाजा भी हमारी कब्र तक ले जाने के लिए कोई बेटा मौजूद नहीं? क्या इसलिए हमारी मौत हमसे इतना दूर है? लेकिन जहारा इसके बावजूद हम हर लम्हा मर रहे हैं। आलम पना, अब्बा हुजूर, खुदा हमारी मदद करेगा। तारा, तुम्हारा ये ख्याल दुरुस्त था कि बादशाहत तभी तक कायम है जब तक बादशाह को यह एहसास हो कि उसकी बादशाहत कभी भी जा सकती है। किसी दरिया को इस सूरत में सीप का मोती बनने की आखिर क्या जरूरत है, जबकि वो दरिया बदल देने की ताकत रखता हो। मुझे उस वक्त का इंतजार रहेगा दारा जब तुम सीप का मोती बनकर औरंगजेब के दिल को बदलोगे। पर खुदा एक बात जानते हो तुम? जी फरमाइए जहां बना। तारीख हिंद में शाहजहां का जमाना एक सुनहरा दौर कहा जाता है, और ना सिर्फ इसलिए कि उन्होंने अपने ज़माने में इतनी सारी तारीख़ी इमारतों की तामीर करवाई, नहीं नहीं नहीं, बल्कि इसलिए भी कि उनके ज़माने में अवाम बहुत खुश थी। उनके लिए नई नई सहूलियतें मौजूद थी जो उस ज़माने से पहले हिंदुस्तान में नज़र नहीं आती थी, और मुल्क से मोहब्बत करने का जज्बा शाहजहां के ज़माने में कुछ ज़्यादा ही देखने को मिलता है। वाह, ये तो आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, बिल्कुल दुरुस्त जहां बना, बिल्कुल दुरुस्त। भला कर तेरा भला होगा, और दरवेश की सदा क्या है।
जानती हो सारा, क्या? बताओ। कि आज मुझे फिर से आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर से मिलने का और बात करने का तजुर्बा हुआ। तुम्हें कैसे पता? तुम्हारा चेहरा बता रहा है।